इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फौज की नई क़यादत समझती है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सिर्फ चंद लोग जो हैं जो बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान सत्यानाश करके गए थे, हम ठीक करने आए, तो वो नजर आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। आपके ख्याल में एक पॉलिटिकल आदमी जो एक नजरिया कायम कर चुका है कि बंद कमरों में फैसले मैं तस्लीम नहीं करूंगा, वो इतनी लचक पैदा कर पाएगा और उसका पॉलिटिकल क्राउड जो इस वक्त उसके पीछे चल रहा है वो इस फैसले को मान लेगा कि ठीक है एक डील कर लेते हैं? अब अगर इमरान खान 4 नुकात पर या 8 नुकात पर अगर बिल्कुल कदम पीछे हटा ले तो फिर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। टेररिज्म से भी इतना खतरा नहीं है जितनी मईशत की मकदूशियत से हमारा खतरा है। क्या इमरान खान साहब ने ये मकबूलियत जो हासिल की है वो इसी बुनियाद पे हासिल की है कि वो उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे? अगर वो हट जाएंगे तो फिर अपनी मकबूलियत की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। पॉपुलैरिटी जो होती है पॉलिटिक्स में वो एक परमानेंट फीचर नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। आपने अच्छा स्टेप लिया तो इट टेक्स यू स्काई हाई, और किसी दिन आपने गलत स्टेप ले लिया, इट थ्रोज यू राइट ऑन द ग्राउंड। इस मुल्क में फैशन हो गया है, जिसने को थोड़ा सा इल्म सीखा है वो अपने इल्म को स्टैब्लिश करने के लिए आर्मी को आउट ऑफ वे जाके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप बोल न्यूज़ देख रहे हैं। मैं इमरान रियाज खान हूँ। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा इमरान खान साहब के साथ ही इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं। उनके अलावा जमील अहमद खान साहब आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं तज्ज़ियाकार के तौर पर, और अहमद रज़ा कसूरी साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, कानूनदान हैं और बहुत सारे हवालों से, सियासत के हवाले से और अपने तज्ज़िया के हवाले से खासे मकबूल हैं। इमरान इस्माइल साहब, सबसे पहले मैं आपसे डायरेक्टली एक सवाल करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है और वो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि फौज की नई क़यादत समझती है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। यानी ये कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। इमरान खान साहब ने पहले ये भी कहा था कि जनरल बाजवा वाली पॉलिसीज चल रही हैं, लेकिन अब उनको ये लगता है कि नई अस्करी क़यादत में तासुर है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो चुका है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसका बाकी हिस्सा था। किस बुनियाद पे आप लोगों को ऐसा लगता है? बहुत शुक्रिया इमरान। मुझे एक तो आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा अपने स्टूडियो में कहने की आवाज़ ठीक करना। देखें, बात यह है कि पहले तो हम ये देख रहे थे मुसलसल के जब ये फौजी क़यादत चेंज हुई तो उसके बाद पॉलिसी में कोई तब्दीली ऐसी नहीं आ रही थी, और वही लग रहा था कि PTI के लोगों को उठाया जाए, ज़दोकोब किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। और जो नॉर्मली जो एक रुझान था वो एक तरफा नज़र आ रहा था कि यानी कानून की बालादस्ती को साइड पे करके और स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके और ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चीज़ें चल रही थी। लेकिन हमें इस चीज़ का भी इदराक था कि अभी नया आने वाले आर्मी चीफ को ज़ाहिर सेटल इन होने में टाइम लगेगा, और वो उम्मीद ये की जा रही थी कि वो फैसले करेंगे जो मुल्क के बेहतर मफाद में होंगे। ये इससे PTI का ताल्लुक़ नहीं है, यह तहरीक इंसाफ का ताल्लुक़ नहीं है, इमरान खान का ताल्लुक़ नहीं है। मुल्क के लिए जो बेहतर फैसले होंगे वो किए जाएंगे। तो अब हमें ऐसा एहसास होने लगा है कि मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले होंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि जो बात खान साहब ने की है वो उसका एक तो सारी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो चुका है। सिर्फ नाकाम नहीं, बुरी तरह नाकाम हो चुका है। और ये हो नहीं सकता कि ये इस चीज़ को इदारे महसूस ना कर रहे हों, इस चीज़ को अदलिया महसूस ना कर रही हो, इस चीज़ को अवाम महसूस ना कर रही हो, और सिर्फ चंद लोग जो हैं जो बात कर रहे हैं कि जी इमरान खान सत्यानाश करके गए थे, हम ठीक करने आए, तो वो नज़र आ रहा है कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है कि मैं आपको कोई चीज़ आश्कार करूँ आज कि जी कैसे हम ये बात कर रहे हैं। बस इस चीज़ का एहसास तो बच्चे बच्चे को पाकिस्तान में है, तो हमें लाजमी ये बात है कि ये इसका एहसास वहाँ पर भी होगा। अहमद कसूरी साहब, आपको लगता है कि ये ऑपरेशन नाकाम हो गया, रिजीम चेंज ऑपरेशन? नॉर्मली तो जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है ऑपरेशन, तो कभी जो सियासी ऑपरेशन वो तो कभी नाकाम नहीं होते, उनमें कोई ना कोई कामयाबी मिल जाती है। लेकिन क्या आपको भी ऐसा लगता है, इतना लंबा आपका तजुर्बा है, कि वाकई रिजीम चेंज ऑपरेशन नाकाम हो गया इस दफ़ा?
असल में प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त बोथ ग्रुप्स पीडीएम और अपने इमरान खान की पार्टी दे आर ऑन ए लॉगर हेड और इन्होंने सींग फंसाए हुए हैं और वो ऐसी सिचुएशन है कि एवरीथिंग हैज़ कम टू ए ग्राइंडिंग हॉल्ट सी। और अब तो शुबहात ये भी पड़ने शुरू हो गए हैं कि अगर इसी किस्म की कन्फ्रंटेशन रही मुल्क के अंदर तो शायद इलेक्शन हो भी ना पाए। बल्कि मैं तो आपको पता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी, मैं तो 1 साल से कह रहा हूँ कि आई डोंट सी इलेक्शन इन दिस कंट्री। मुझे तो यहाँ कुछ और ही होने वाला है जिसका मैं जिक्र करना चाहता। लेकिन अगर इसी तरह माहौल रहा और ये जो है कुछ दो और कुछ लोगों के असूलों पर मामला तय ना हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी का और जमहूरियत का तो बुनियादी असूल ही ये है कि यू सिट डाउन ऑन अ टेबल और टेबल पर बैठकर कुछ लो और कुछ दो के असूलों पर आप एक वाया मीडिया एक दरमियानी रास्ता ढूंढते हैं और वो दरमियानी रास्ता कंसेंसस होता है। अब यहाँ कंसेंसस होता हुआ नज़र नहीं आता। मुझे तो ये भी है कि अगर इलेक्शन हो भी जाता है तो जो पार्टी हारेगी वो दूसरे तीसरे दिन सड़कों पर होगी, तो मामला तो फिर ज़ीरो पर आ गया। क्योंकि अगर आपका आर्गूमेंट ये है कि आप इलेक्शन इसलिए चाहते हैं कि इससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है उससे लिंक्ड अप है, क्योंकि आउटसाइड वर्ल्ड जो है उसी से नेगोशिएट करेगी जिसका एक लंबा टेन्योर होगा। लेकिन अगर 2-3 दिन के बाद फिर गली बाज़ारों में उसी कि हम नहीं मानते इस इलेक्शन को, जलसे जुलूस शुरू हो गए, तो उस सूरत में वी गो टू स्केयर वन। और जो स्केयर वन पर चले जाते हैं तो उसको जो आउटसाइड वर्ल्ड वुड बी वॉचिंग वेरी केयरफुली फ्रॉम वेरी क्लोज क्वार्टर, और उसका जो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का जो इशारा दे रहे हैं कि इलेक्शन के बाद वो वहीं की वहीं रह जाएगी। सो देयरफॉर असल में इनके जो एटीट्यूड्स में तब्दीली आनी चाहिए। और लचक की बात कर रहे हैं आप, ये बात करते हैं कि दोनों तरफ से एक लचक पैदा कीजिए और लचक जो है मैं ना मानूं वो ऐसी गुंजाइश बनाए कि पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाए तो फिर सबको कबूल भी हो। इमरान इस्माइल साहब, सियासी लचक, अब यहाँ पे जब आपके मुखालिफिन आपके साथ बैठते हैं, पॉलिटिकल मुखालिफिन, वो 13 जमातें हैं, उनको आप कबूल नहीं है, आपको वो कबूल नहीं है, तो फिर किस जगह पे जाके कंसेंसस कभी तो होना होगा, किस चीज पे होगा? इमरान देखें, मैं कसूरी साहब की बड़ी इज़्ज़त भी करता हूँ और वो बड़े ज़हीन आदमी हैं और जो बात उन्होंने की है मैं उसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं इसलिए मुत्तफ़िक नहीं हूँ कि पाकिस्तान में आज तक जमहूरियत का नाम यही रखा गया कि कुछ दो और कुछ लो, ये जमहूरियत है। एनआरओ कर लो, इन लोगों दोनों को बिठा लो, आप मुझे मेरे केस माफ़ कर दें, मैं आपके माफ़ कर दूँ, ये जमहूरियत है। मैं समझता हूँ कि इसी चीज़ से पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा। जमहूरियत का नाम होता है कि अवाम की राय को सबसे ज़्यादा अफजल समझना। जमहूरियत का नाम होता है कि कानून की बालादस्ती करना। जमहूरियत का नाम होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि क्योंकि आप पावर में हो तो आप स्टेट मशीनरी का बेदरीग इस्तेमाल करें और अदालतें खामोश आपकी बैठे रहें या आपके इदारे खामोश बैठे रहें या इलेक्शन कमीशन जो है वो चुप करके तमाशाई बना रहे, और इसके ऊपर बैठ के कुछ लोगों के ऊपर बात नहीं हो सकती। हम मांग क्या रहे हैं, हमारी डिमांड क्या है? हम कह रहे हैं कि जी अर्ली इलेक्शन करा लें, बट दैट्स ऑल। इसके अलावा तो हम कुछ नहीं मांग रहे। और इसके बाद अगर हमने इन्हीं के साथ बैठ के बात करनी है और कुछ बंद दरवाज़ों के पीछे फैसले होने हैं और कुछ लचक दिखाएं, तो हम क्या लचक दिखाएं? हम ये लचक दिखाएं कि आपने इतने पे माफ़ करा लिए, अब मज़ीद जो रह गए वो भी माफ़ करा लें, जो आपने सारे केसेस अपने उड़वा लिए, जो रह गए वो भी उड़वा लें, नैब को ख़त्म कर देते हैं। ये सारी चीज़ें हम कैसे बैठ के बात करेंगे? मुझे बता दें कि हमारे पास उनको देने के लिए कुछ है ही नहीं। हमारा तो अल्टीमेट मकसद इक़्तिदार में आने का ये है कि हम एक एजेंडा, एक प्रोग्राम लेकर आएँ जिसमें अकाउंटेबिलिटी अव्वल नंबर पर है। खान साहब का ये मानना है, 28 साल उन्होंने हमें ये सबक पढ़ाया है कि इस मुल्क की तबाही हुई है करप्शन की वजह से, और हमने करप्शन को ख़त्म करना है और पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत को वापस लाना है। यही खौफ पीडीएम की जमातों को के सर पे सवार है कि इमरान खान आएंगे तो वो आके ये काम करेंगे, तो लिहाजा हमारी कोई चीज़ उनसे हो नहीं रही। यानी अगर तो बात इस पे होनी हो ना कि इलेक्शन अक्टूबर में होंगे कि जुलाई में होंगे,
बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे तो मामला ये और है, यहाँ पे मामला ये है कि जी आप हमारे केसेस का क्या होगा, आप हमारे पर हाथ डालेंगे कि नहीं डालेंगे। मिसाल के जमहूरियत में जो चीज़ें तय हुई थी वो देख लें, पीडीएम में सारी चीज़ें बैठी, वही आज वो सारी चीज़ें हो रही हैं। सो वी कांट डू दैट। हमें इस मुल्क को बचाने के लिए इक़्तिदार में आना है, हमें इस मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, बढ़ाने के लिए इक़्तिदार में आना है, हमें अपना प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करने के लिए इक़्तिदार में आना है। इसलिए नहीं आना कि इक़्तिदार में आके मज़े करें खान साहब, बल्कि इमरान इस्माइल साहब जो हैं वो गवर्नर बन के अय्याशियाँ करें और सारी चीज़ें हिसाब उसी तरह चलता रहा, मुल्क का जो होना है सो हो। सो वी हैव अ प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट। हम उस प्रोग्राम के तहत आना चाहते हैं, अदरवाइज हमें नहीं आना इक़्तिदार में। जमील अहमद खान साहब, जिसकी बात हो रही है कुछ लो या कुछ दो, ये बातें तो इमरान खान साहब तक पहुंचाई गई हैं। मैं आपको 4 नुक्ते तो यहीं पे बता देता हूं कि जो डिमांड्स हैं जिनके बाद मामला आगे बहुत तेजी से बढ़ेंगे। नंबर 1 तो ये है कि NRO 2 का जो मामला है, जो केसेस खत्म हुए हैं, उसको इमरान खान साहब नहीं छेड़ेंगे, उसके ऊपर किसी किस्म की बात में तब्दीली नहीं करेंगे। अगर उनको हुकूमत मिलती है तो वो रजीम चेंज के ऊपर ना बात करेंगे और ना बाद में इसके बारे में कोई इंक्वायरी करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट वाली पॉलिसी नहीं चलेगी। और जिन अफसरान ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ भी किया, उनके ऊपर बाद में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। ये सादी सादी चीज़ें हैं जो मांगी जा रही हैं। आपके ख्याल में एक पॉलिटिकल आदमी जो एक नज़रिया कायम कर चुका है कि बंद कमरों में फैसले मैं तस्लीम नहीं करूंगा, वो इतनी लचक पैदा कर पाएगा और उसका पॉलिटिकल क्राउड जो इस वक्त उसके पीछे चल रहा है वो इस फैसले को मान लेगा कि ठीक है एक डील कर लेते हैं? जी, यह बात तो सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं है, चाहे वो इमरान खान हो या शहबाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो। यहाँ बात है कि आपने नैरेटिव क्या डेवलप किया है। PTI के चेयरमैन ने एक नैरेटिव डेवलप किया है, उस नैरेटिव के तहत अवाम उनके पीछे आई है, उस नैरेटिव के तहत अवाम ने अपनी एक तवक्कुआत उनसे वाबस्ता की है। उस नैरेटिव के तहत ओवरसीज में जितने अहले वतन हैं उन्होंने एक चीज़ कोई एक तस्वर कायम किया है। अब अगर इमरान खान 4 नुकात पर या 8 नुकात पर अगर बिल्कुल कदम पीछे हटा लें तो फिर वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात है, क्योंकि बहुत बड़ा नैरेटिव जो है वो डेवलप हो चुका है। उनकी अपनी डिटर्मिनेशन वो चले ठीक है या नहीं है, वो तो खैर उसको असर्टन किया जा सकता है। लेकिन असल चीज ये है कि जो पार्टी का सरबराह है वो जब उसकी पीछे लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं तो वो उधर से उस नैरेटिव से पीछे नहीं। अब रहा सवाल कि जो सींगें फंसी हुई हैं उसका क्या बनेगा। अभी इमरान इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि मुल्क को बचाने के लिए आ रहे हैं, मुल्क बचेगा तो बचाने के लिए आएंगे ना। इस वक्त हालात हमारे जो माशी तौर पर मकदूश है, माशी तौर पर हम उस इतना मुतजलजल हो गए हैं कि हमारी स्टेट को अभी सिक्योरिटी का खतरा कोई और नहीं है, टेररिज्म से भी इतना खतरा नहीं है जितनी मईशत की मकदूशियत से हमारा खतरा है। जब मईशत की मकदूशियत इतनी बढ़ जाए तो स्टेट का हर इदारा, स्टेट का हर ऑर्गन और स्टेट का हर कोना और स्टेट का हर चप्पा उससे मुतासर होता है। और जब ये होना शुरू हो जाए तो ना IMF आपको आगे आती है। प्राइम मिनिस्टर अभी कितनी गिड़गिड़ा कर कह रहे हैं कि IMF की शराइत बड़ी सख्त है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हमें मानना ही पड़ेगा। और कैसी सूरत में इमरान साहब? ऐसी सूरत में कि प्याज 556% आगे बढ़ गई है, कीमत बढ़ी है उसकी, और चिकन यानी मुर्गी का गोश्त 90% बढ़ गया है, अंडे 81% बढ़ गए हैं। ये पिछली जो एदाद-उश-शुमार सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स किया है, मैं उधर से कोट कर रहा हूँ आपको। इसी तरह चावल 62%, आप यू नेम एनीथिंग। और उसके अलावा इन्फ्लेशन 33% वो कह रहे हैं, ये पिछली फिगर है। अब मजीद 2% आगे बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई शख्स 1 लाख कमाता था अव्वल तो 1 लाख कमाने वाला, अब उसके पास कुव्वत खरीद 67,000 रह गए। यानी कि 1,000 कोई दिहाड़ी लेता है मजदूर अभी, तो वो पहले 1,000 में जो चीजें खरीद सकता था अब वो 667 रुपए की चीजें खरीद सके, उस जितनी चीजें खरीद सकेगा। तो फाका कशी तो हो जाएगी ना, भूख अफलास तो बढ़ेगा। लोग फिर इन हुक्मरानों के पीछे तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हुक्मरानों का गिरबान पकड़ा जाता है, लेकिन सियासी अकाबरीन, सियासी सरबराहान, उनके पीछे भी लोग आएंगे।
तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आपका सवाल का बुनियादी, और आप कहते हैं ना कि हम मुल्क को बचा लेंगे, मुल्क को तो जो अवाम इस वक्त जिस गुस्से और जिस गजब जो उनकी आंखों में है, सिंध में कोई 17-18 जगह पर जुलूस जलसे निकले हैं, टायर जले हैं महंगाई की वजह से परसों और कल। तो इस सूरत हाल में ये वबा अगर फैलेगी तो इस आग में इतने लोग लपेटे में आ जाएंगे, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम के तमाम पार्टियां हो, वो सारे फिर उस आग, वो किसी का वो रुख का तयन नहीं होगा कि किस सिमत में वो आग के शोले जा रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि नूरे सरमाया से है रूए तमद्दुन के जला, हम जहां हैं वहां तहजीब नहीं पल सकती, और मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, भूख आदाब के सांचों में नहीं थी। हम वोट की बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, जल्दी से कोई फैसला करना पड़ेगा। अगर हमने ये फैसला नहीं किया, ये जो थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन रह गया है, इस क्वेश्चन में अगर हमने फैसला नहीं किया तो न इनके कुछ हाथ आएगा न उनके कुछ हाथ आएगा, और हम सारे के सारे इसमें ऐसे ज्यादा पिस जाएंगे कि वहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। कसूरी साहब, अब फैसला जल्दी करना पड़ेगा और पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स अगर फैसला करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, वरना फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फैसला करेगी और उसके ऊपर रद्देमल भी आएगा और पाकिस्तान उसका भी बोझ नहीं उठा पाएगा। तो मैं एक चीज़ आपके सामने रखता हूं कि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट किस नुक्ता नज़र से देखती है। अगर पॉपुलैरिटी के नुक्ता नज़र से देखती है तो 70% से ज़्यादा लोग तो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। मरियम नवाज जिस दिन से वापस आई है, ये मनाजिर हम आपको दिखा देते हैं, जिस दिन से वापस आई हैं, सर तोड़ कोशिशों के बावजूद वो अपने तमाम इवेंट्स में मिलाकर इतने बंदे इकट्ठे नहीं कर पाई जितने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एमएनए मुराद सईद, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने गया, उससे ज्यादा बंदे वहां इकट्ठे हो गए। तो ये मनाजिर भी आप देख लें। तो सर, अब एक तरफ पॉपुलैरिटी की इतनी बड़ी वेव है और दूसरी तरफ जो डिमांड्स हैं वो ये है कि जाती नौयत की हैं कि NRO2 को ना छेड़ो, हमारे बारे में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो क्या इमरान खान साहब ने ये मकबूलियत जो हासिल की है वो इसी बुनियाद पे हासिल की है कि वो उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे? अगर वो हट जाएंगे तो फिर अपनी मकबूलियत की कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। तो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है इमरान खान के लिए करना, और ये जो पॉपुलैरिटी का फ़र्क है इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि पॉपुलैरिटी जो होती है पॉलिटिक्स में, वो एक परमानेंट फीचर नहीं होता, वो फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी एक आपने अच्छा स्टेप लिया तो इट टेक्स यू स्काई हाई, और किसी दिन आपने गलत स्टेप ले लिया, इट थ्रोज यू राइट ऑन द ग्राउंड। सो पॉपुलैरिटी इज फ्लक्चुएटिंग, इट कीप्स सी समटाइम हायर समटाइम लोएस्ट। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो भी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने उसको अपना डोमेन बनाया हुआ है। फ्रॉम द हनी बॉल आर्मी टू प्रेजेंट आर्मी चीफ, जो जहाँ तक एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन है, दैट हैज़ ऑलवेज बिन द डोमेन ऑफ द आर्मी। लेकिन अयूब खान ऑनवर्ड इंटरनल थ्रेट भी जो है उसको भी आर्मी ने ओन किया, क्योंकि रियासत अगर जो है वो अफेक्ट हो रही है तो जो अफवाज पाकिस्तान हैं उनकी पहली वफादारी रियासत के साथ है, ना उनकी गवर्नमेंट के साथ है, ना पॉलिटिकल पार्टी के साथ है। तो अब चीज़ ये है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसका जो आर्गूमेंट देते हैं आर्म फोर्सेस वाले, वो ये है कि सम टाइम इंटरनल जो है थ्रेट परसेप्शन दैट इनवाइट्स एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन, और उसकी मिसाल जो है वो ईस्ट पाकिस्तान है कि ईस्ट पाकिस्तान वाज बेसिकली एन इंटरनल थ्रेट परसेप्शन कि हमने उनके साथ फेयरली डील नहीं किया, वी ट्रीटेड देम एज ए कॉलोनी एंड दे रिएक्टेड। देखिए, बात यह है कि अब इस मुल्क में फैशन हो गया है, जिसने को थोड़ा सा इल्म सीखा है वो अपने इल्म को इस्टेब्लिश करने के लिए आर्मी को आउट ऑफ वे जाके क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। दिस इज़ कॉल्ड हाइब्रिड वॉर और फिफ्थ जनरेशन वॉर। और ये अजय दिवाल
जो कि दिवाल डॉक्ट्रिन कहलाता है, उसका यही मकसद है कि अब जो जंगें होंगी वो हॉट वार्स नहीं होगी, वो तोप और तफंग से नहीं होगी, बल्कि जहनों में होगी। जहनों के अंदर जो है एक खरीज डाल दी जाएगी अवाम और आर्म फोर्स के दरमियान। और आज से 2000 साल पहले रस्तू कह गया है कि अगर आपने किसी कौम को हराना है तो उसकी फ़ौज और उसके अवाम के दरमियान एक खलीज पैदा कर दो। और यही आजकल ये हो रहा है कि हाँ के सो कॉल्ड इसी सूडो इंटेलेक्चुअल जो हैं वो बैठ जाते हैं और वो आर्म फोर्सेस को आउट ऑफ वे क्रिटिसाइज करना शुरू, नॉट रियलाइजिंग कि क्या द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइसेस ये जो फौज दे रही है। हर रोज़ कोई ना कोई कैप्टन, कोई ना कोई मेजर जो है वो शहीद हो जाता है, अपनी नई नवेली दुल्हन को पीछे छोड़ के चला जाता है, अपने यतीम बच्चों को छोड़ कर जाता है। भाई ये जो है ये किसी सियासतदान के, किसी वज़ीर का कोई बेटा या दामाद मरे तो फिर मैं उनसे पूछूं कि भाई आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान का क्या अजीम रोल है कि आज जो हम सुकून की नींद रात को सोते हैं वो इसलिए सोते हैं कि सियाचिन के 20,000 फुट से लेकर नीचे तक अपना ज़मीनी हक़ाइक़ तक जो है अफ़वाज पाकिस्तान इस मुल्क की आज़ादी, इस मुल्क की सिक्योरिटी को डिफेंड कर रही है। तो चीज़ ये है कि बात ये है कि आर्टिकल 5 कहता है बिल्कुल आपकी सवाल पैदा हो जाता है सर कि क्या लोगों की मोहब्बत, यानी हम सब अपनी फौज से मोहब्बत करते हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो फौज से प्यार नहीं करते और उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, लेकिन क्या ये कुर्बानियाँ चंद लोगों को बंद कमरों में फैसले करने का इख्तियार देती हैं? क्या ये कुर्बानियाँ मार्शल लॉ लगाने का इख्तियार देती हैं? क्या ये कुर्बानियाँ जो लोग प्यार करते हैं फ़ौज से और जो कुर्बानियाँ फ़ौज देती है, क्या ये कुर्बानियाँ इस चीज़ का इख्तियार देती हैं चंद बंदों को कि वो पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दें? वो सारी कुर्बानियों के ऊपर पानी फेर देते हैं जब वो लोगों से लोगों का हक छीन लेते हैं, चंद लोग। अब वो चंद लोग कब कटहरे में आएंगे? इमरान खान साहब ने कल इस पर मुतालबा भी किया। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नादरीन। इमरान इस्माइल साहब, ये जो एक तासुर है कि रिजीम चेंज के बारे में बात करना या ये बात करना कि बंद कमरों के फैसले या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई, तो ये एक्चुअली आर्म फोर्सेस की उन कुर्बानियों को आप पसे पुश्त डाल देते हैं जो वो रोज़ाना की बुनियाद पे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में दे रहे हैं। और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म का तासुर है। जब भी कभी हम लोगों से, दोस्तों से बात करते हैं तो ये बात सामने आती है, इसके ऊपर डिस्कशन होती है, लोग इस बात को उठाते हैं। माजी में इस बात के एक हिस्से से तो मैं खुद भी कायल था। तो आपका क्या इस पे कहना है, रद्द-ए-अमल क्या है इस पे? देखें, बात यह है कि फ़ौज की कुर्बानियों से तो किसी को इनकार नहीं है पाकिस्तान में, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि फ़ौज से कोई प्यार नहीं करता। पाकिस्तान में ये हमेशा से रहा है। मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे, कहीं फ़ौजी नज़र आ जाया करते थे तो उसको गाड़ी में ही खड़े होकर सलूट मारा करते थे और समझते थे कि ये बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। और फिर मैं रेड क्रिसेंट में और वो जो बॉय स्काउट्स हैं उसमें भी गया, और वो अपने आप को फ़ौजी समझता था कि मैं को बड़ी मुल्क की खिदमत में लगा हूँ। और ज़ाहिर है वो ट्रेनिंग सेशन और सारी चीज़ें होती थी। तो मैंने पढ़ा भी फ़ौजी स्कूल से है। तो वो जो बच्चे थे वो फ़ौजियों के बच्चे ज़्यादा उसमें होते थे और बिला तफरीक उसमें होता था। कोई ये नहीं होता था कि सिपाही का बच्चा या जनरल का बच्चा या किसी बड़े बिजनेसमैन का बच्चा, वो सब बराबर बिठाते थे। तो एक इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में है, फ़ौज पाकिस्तान, यस है। क्या वो कुर्बानियाँ देता है? पाकिस्तान की सरहद के लिए बेदरीक कुर्बानियाँ देता है। उनके घरों में, बड़े बड़े घरों के अंदर और छोटे छोटे घरों के अंदर कहीं सिपाही की, कहीं मेजर की, कहीं कर्नल की, कहीं किसकी लाश जाती है। और जब उसी दो के उनके जनाजे घरों से उठते हैं तो जाहिर है कि वो गम शायद आप और हम उतना फील नहीं कर सकते जितना उनके घर वाले फील करते होंगे। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, और हमेशा मेरी ये लाइन रहेगी चाहे जो कुछ भी हो जाए। तो हर चीज़ को ये तासुर देना कि जी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात कर दी या फ़ौज के अगेंस्ट चले गए या आर्मी के अगेंस्ट, ना किसी ने हथियार उठाए ना कुछ। हम एक पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं कि ये फ़लाँ पॉलिसी जो है या रिजीम चेंज की जो पॉलिसी है इसमें हमें कबूल नहीं है।
और इसके अंदर क्या हर्ज है ये बात करने में कि रिजीम चेंज से पाकिस्तान को आज नुकसान पहुंचा है। आज पाकिस्तान जहां पहुंचा है वो रिजीम चेंज की वजह से पहुंचा है। अगर रिजीम चेंज ना होती और पाकिस्तान में तसलसल होता हुकूमत का, तो उस वक्त इमरान खान साहब इतने पॉपुलर नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था। इमरान खान की पॉपुलैरिटी में बेनता इजाफा हुआ रिजीम चेंज के बाद। वो इसलिए कि जब लोगों ने देखा कि इमरान खान के जाने के बाद जो ये चोरों को बिठाया गया और ज़बरदस्ती ला के इनको ठोसा गया और ये अपने केसेस माफ़ कराने में लगे और मज़ीद चोरियों में लगे, तो उसके बाद इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ। कौम ने फील किया इसको कि उनके साथ धोखा हुआ है, उनके वोट को पामाल किया गया, ये कौम ने फील किया। लोग बेदरीक निकले हैं बाहर घरों से, इतने लोग निकले हैं कि शायद हमने तो कभी, मैं अपनी बात अगर करूं तो मेरी तो तवक्को भी नहीं थी कि इतनी आवाम इमरान खान के साथ खड़ी हो जाएगी इस वक्त फौरी तौर से, क्योंकि लोग उस वक्त कंप्लेन कर रहे थे एक हद तक इसकी इन्फ्लेशन की, ये शिकायत थी लोगों को। और खान साहब की बेइंतहा परेशानी थी इन्फ्लेशन के ऊपर। वो दिन रात कोशिश करते किसी तरह इन्फ्लेशन को रोक दिया जाए या इसको कम किया जाए। वो लोगों को रिलीफ देने की सूरत हाल पे सोचते रहते थे और चीज़ें। उन्होंने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो लोग लाते थे उनके पास कि जी ये बनाते हैं वो करते हैं, जो विजिबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, नज़र आने वाले, ब्रिजेस हो गए या कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया या और कोई चीज़ होगी, उनको शेल्फ करके लोगों को हेल्थ कार्ड, उनको घर, उनको वो खाना फ्री उनको खिलाना और सारी चीज़ें, ये उसके ऊपर उनका बड़ा फोकस उनका रहा है। तो एक अगर रिजीम चेंज से पाकिस्तान में बेहतरी आई है तो मुझे बता दें कि जी रिजीम चेंज से बेहतरी आई, लिहाजा आप इसके ऊपर बात ना करें। आप पाकिस्तान कहाँ था, आज किधर चला गया। और अगर रिजीम चेंज से ख़राबी आई है तो हमने क्या अपनी माजी की गलतियों से सीखना नहीं? क्या हम उसको डिस्कस करने में हमें कोई प्रॉब्लम है, कोई हमें रोकता है, कोई हमें दबाता है कि रिजीम चेंज के ऊपर बात ना करो? हम करेंगे रिजीम चेंज के ऊपर बात। रिजीम चेंज से पाकिस्तान को नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की इकॉनमी हर्ट हुई है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री हर्ट हुई है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट, पाकिस्तान की इंपोर्ट, पाकिस्तान के बिजनेसमैन के हालात। आज आपके बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, छोटे बड़े दरमियाने, वो सब प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल किए बैठे हैं। क्यों? अगर हालात बहुत अच्छे थे तो वो तो क्यों वहाँ जाके बैठे, अपना धंधा चलाएं। कभी आपने किसी ट्रेडर को देखा है कि वो सियासत में दाखिल हो, पॉलिटिक्स में हो जाके इमरान खान के कहने पे बैठा है? उसमें से आधे इमरान खान के हैं भी नहीं, वो खुद से निकले। और इतना अवाम में इस वक्त प्रॉब्लम है कि हर रोज़ 1 से 2 इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं बड़ी, जिसके अंदर लेबर की तादाद हज़ारों में है। और वो सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि बैंक का इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ चला गया है, एक्सपोर्ट उनकी बंद हो गई है, उनके पास रॉ मटेरियल नहीं है मशीनें चलाने के लिए, लेबर को ले ऑफ कर रहे, पैसे नहीं है। इस वक्त सत्यानाश फिरा हुआ नीचे। इस वक्त तो पाकिस्तान में खामोश रेवोल्यूशन दस्तक दे रहा है आपके दरवाजे पे। आप अभी इस पर लगे रहें कि जी रिजीम चेंज के ऊपर बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त इमरान मुकम्मल नहीं हो सकता किसी नए एडवेंचर का। हम जो व्हील को रीइन्वेंट करना चाहते हैं ना हर बार के, कभी हम कहते हैं कि जी हम टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाएं। आप टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत चलाएगी कैसे पाकिस्तान को? जो इस वक्त पाकिस्तान को सब फैसले करने, वो सिर्फ एक पॉपुलर हुकूमत कर सकती है, कोई टेक्नोक्रेट नहीं कर सकता। पब्लिक का कॉन्फिडेंस वापस नहीं आएगा तब तक आपकी इकोनॉमी का पहिया नहीं चलेगा, सादी बात है। जमील अहमद खान साहब, क्विकली मुझे बताइएगा कि सबसे बड़ी लूजर तो ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सबसे बड़ी लूजर रही वो तो पाकिस्तान की आवाम रही। जितना बोझ पाकिस्तान की आवाम पे पड़ा है, सबसे बड़ी लूजर वही हो सकती है। लेकिन पॉलिटिकली इसका सबसे बड़ा लूजर कौन है आपके ख्याल में? नहीं, उस पर भी मैं आ जाता हूं, लेकिन यह है कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड जो भी चीजें हो, जिसमें कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अगर एलिमेंट शामिल हो जाए या मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो चीज उनसर शामिल हो जाए, तो जाहिर है वो प्रोजेक्ट के दूररस नताइज नहीं निकलते। तो अगर हम ये तस्वर कर लें बीडी सिस्टम से लेके अयूब खान के, और उस वक्त जो प्रोजेक्ट के तहत जिस तरह मार्शल लॉ आया और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान हमारे हाथ से निकल गया, उसके बाद जनरल जिया का जो दौर आया, उसमें देखें कि जो आज क्लाशनकोफ कल्चर और ये सारे धमाके और सारे फसादात, उसके बाद मुशर्रफ का दौर आया जिसमें एनआरओ मिला और उसके अलावा वार अगेंस्ट टेरर हुई। तो कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कामयाब हुआ है जो हम इसको कहेंगे कि ये तब्दीली आई? आप इसको रिजीम चेंज कह लें या आप हुकूमत चेंज कह लें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन के लूप होल से फायदा उठाते हुए अगर ये हुकूमत चेंज हुई है तो उसका फायदा जैसे बाकी प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं हुआ, अयूब खान के जमाने से लेके अब तक तो इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ।
तो ये तो, लेकिन अब वक्त दूसरा आ गया है। अब जो मामला है वो रेत में पार्ट टाइम, मुट्ठी से में रेत जिस तरह फिसलती है इस तरह टाइम फिसलता जा रहा है। इस वक्त कौम 30% खते गुर्बत से नीचे आ गई है, 50% गरीब लोग हैं, 20 लाख लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट उनकी हो रही है। और जो अभी जो इसके बाद एक तूफान आना है, इसके बाद अगर ये जो टाइम क्वेश्चन है इसमें अगर फैसला नहीं हुआ, चाहे वो सारी सियासी पार्टी बैठकर करें, चाहे रियासती इदारे इनको बैठा के कराएं, अगर ये नहीं हुआ तो न रियासती इदारों को जो है वो मौका मिलेगा उसको दुरुस्तगी करने का, न सियासी जमातों को। एक चीज का ध्यान दिलाता है, चलो कसूरी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त बात फरमाई है, उन्होंने 4th जनरेशन 5th जनरेशन करते रहे हैं। मैं पिछले दिनों कुछ पढ़ रहा था और उसमें मेरी नजर से एक मैनुअल गुजरा जो कि यूएस का मैनुअल है, जो 2006 में मैनुअल आर्मी में इंट्रोड्यूस हुआ, और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हम IF यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिसमें IF भी आ जाता है, वर्ल्ड बैंक भी आ जाता है, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसी अमेरिकन से हम इस्तेमाल करेंगे, रिटर्न में चीजें हैं, ये जुबानी नहीं है, और इस्तेमाल करेंगे और अपने अहदाफ हासिल करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि हम तो इस वक्त जिस तर्ज की गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो एक आम फहम में आने वाली बात है। इसके पीछे अगर गहराई में जाएं तो कसूरी साहब वाली बात भी सही है कि इसका खमियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा, और उस तरफ इशारा ही किया काफी है, उस बात को तसव्वुर करना इंसान कांप उठता है। तो लिहाजा इन सियासतदानों से अब गुजारिश यही होगी कि खुदारा ठीक है, ऐसी मामलात आ गए हैं कि बिल्कुल उसूलों पर सौदा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब सियासत होती है तो उसमें लचक होती है, और लचक इसलिए होती है कि इस वक्त जो मुल्क का हमारे सूरत हाल है और जिस तरह हाथ से लचक पैदा करनी चाहिए। मतलब नवाज शरीफ साहब की असेसमेंट, उन्हें लगता था कि वो हुकूमत बनाएंगे, हालात बहुत अच्छे कर देंगे, अवाम उनके साथ मिल जाएगी। इमरान खान जो है वो बहुत गैर मकबूल हो चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट का उनके साथ चलने से उनको फायदा होगा। क्या PMLN के बारे में आपको लगता है कि वो वापस रिवाइव कर जाएगी इन हालात में इस वक्त इस इलेक्शन के लिए, या ये इलेक्शन मुश्किल है? जी कसूरी साहब। जो अपने मरियम नवाज की जो अपनी प्रेजेंटेशंस हो रही हैं और जो क्राउड वहाँ है, उसको अगर देखा जाए तो ये चीज़ नज़र आम पर आ रही है कि उनका जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है वो ख़ासा डाउनग्रेड हो चुका हुआ है, और प्रॉब्ली दे विल नॉट बी इन ए पोजीशन टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। लेकिन एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। देखें, हमारा आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ लॉयल्टी टुवर्ड्स द स्टेट एंड ओबीडियंस टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हर एक शहरी, जो कि आप भी हैं, मैं भी हूँ, और आर्मी चीफ भी शहरी है, हर शहरी की जो वफादारी है वो रियासत के साथ है, और अलमदारी जो है उसी वो है आइन के साथ, यानी और वफादारी और आइन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर किसी वक्त खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक तरफ आइन खड़ा हो, दूसरी तरफ रियासत हो, तो किसको पिक एंड चूज़ करेंगे? अगर आपने आइन बचाते हुए अगर आप रियासत को लूज़ कर जाएं तो फिर वही हाल होगा जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ कि आप आइनी झमेलों में पड़ गए कि 6 पॉइंट 7 पॉइंट। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े दिमागों को बैठकर करना चाहिए। हमेशा रियासत बचाने के लिए आइन को पामाल किया गया और रियासत को मजीद नुकसान पहुंच गया। हमने तो यही देखा है तारीख में, यानी जितनी किताबें उठकर देखी आप तो उसके एविडेंस हैं आपके पास, तो आप तो खुद उसके ऐनी शाहिद हैं कि जितनी मर्तबा रियासत बचाने के नाम के ऊपर आइन को पामाल किया गया, उतनी ही मर्तबा रियासत को पहले से ज्यादा नुकसान हुआ। इमरान इस्माइल साहब, क्विकली, बिल्कुल फाइनल चंद सेकंड है मेरे पास सर, आपको लगता है कि लचक से मामला आगे बढ़ेगा या अब ये ऐसे ही चलेगा? नहीं, मैं देखें, सुनने में तो बात अच्छी लगती है कि कोई लचक दिखाएं। अगेन मैं आपसे वही बात करूंगा कि लचक दिखाने की गुंजाइश है कहाँ। हम तो सिर्फ इलेक्शन मांग रहे हैं कि जी इलेक्शन दें, इलेक्शन की तारीख दें, आगे बढ़ें, बस दैट्स ऑल।
इमरान, अगर हमने इस वक्त लचक दिखाई और हमारे पास लचक दिखाने के लिए वही चीज़ें हैं जो वो मांग रहे हैं, वो क्या चीज़ें मांग रहे हैं आप सबको पता है, मैंने पहले जिक्र भी किया, आपके पास टाइम कम है। उसमें से अगर कोई एक चीज़ भी इमरान खान ने कॉम्प्रोमाइज़ की किसी चीज़ के ऊपर, तो वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी तो छोड़ें, जो उम्मीद इस वक्त कौम की इमरान खान से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता है, जो उनको उम्मीदें करन नज़र आती है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो लूज़ कर जाएंगे होप, और वो सबको एक लाइन में खड़ा करेंगे कि सारे के सारे चोर हैं और ये कभी एक नाम पे कभी दूसरे नाम पे, ये कॉम्प्रोमाइज़ के नाम पे और लचक के नाम पे ये सियासत करते हैं और हमारा सत्यानाश करते हैं। हमारा इनके साथ नहीं हो सकता, हमें इनके साथ चल नहीं पाएंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अब बात कर रहे थे हम तीनों मेहमानों से, आपने बातचीत सुनी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है जुमे वाले दिन। अल्लाह हाफिज। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।